वेलकम टू एलटी क्लासेज। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान सभा का भाग 2। ठीक है, पिछला भाग आप लोगों ने देख ही लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी देखें आप। ठीक है, जो संविधान सभा का पहला भाग बनाया गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें। दूसरे, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो जो पसंद आ रहे हैं उन्हें लाइक भी करें दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे संविधान सभा का भाग 2। ठीक है, संविधान सभा में अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है उसमें अभी तक तो पढ़ा है कि प्रारूप किसने बनाया था, या फिर संविधान सभा का गठन कब किया गया। ठीक है, किस तरह से उसमें सीटों का बंटवारा हुआ, इन चीज़ों को पढ़ा हम लोगों ने। ठीक है, देखो संविधान सभा की जो सीटें थी वो हम लोगों ने देखा कि जनसंख्या के आधार पर की गई। ठीक है, इसके अलावा एक बात और हम लोगों ने विशेष रूप से ध्यान रखा था कि जो है कि इसमें अध्यक्ष किसको बनाया गया, किसको संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। ठीक है, अच्छा एक बात और समझना है कि जो इसका संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था वो किसको बनाया गया था, बी एन राव को। ठीक है, बी एन राव यानी बेनेगल नरसिंह राव। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ एक बार। ठीक है, बेनेगल नरसिंह राव। ठीक है, बेनेगल नरसिंह राव, इनको बनाया गया था संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार। ठीक है, एक बात और समझना है, ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, क्योंकि ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बी एन राव जी जो थे, बेनेगल नरसिंह राव, ये संविधान सभा के सदस्य थे या नहीं थे। ठीक है, तो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है, इसके बाद दूसरी बात ये थी कि यही है जो हिंदुस्तान की तरफ से पहले जज थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये सब चीज़ें तो हम लोगों ने पढ़ लिया है। इसके अलावा एक बात और समझना है कि संविधान सभा में जो सदस्यों का निर्वाचन हुआ था। ठीक है, ये जो सदस्यों का निर्वाचन हुआ था ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन था। ठीक है, सदस्यों का निर्वाचन जो था, सदस्यों का अप्रत्यक्ष निर्वाचन मैं बोल देता हूँ यहीं पे। ठीक है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था। ठीक है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन क्या होता है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन या फिर प्रत्यक्ष निर्वाचन, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, प्रत्यक्ष निर्वाचन वो निर्वाचन होता है जिसमें जनता सामने से सीधे जाकर के वोट करती है, जैसे लोकसभा का इलेक्शन होता है, या फिर राज्यसभा नहीं, लोकसभा या फिर विधानसभा का। ठीक है, इनका जब इलेक्शन होता है तो जनता खुद जाकर के वहाँ पर वोट देती है। ठीक है, लेकिन जब राज्य परिषद का, राज्यों की जो विधान परिषद होती हैं उनका, या फिर राज्यसभा का, इनका जब इलेक्शन होता है तो इनमें राज्यसभा के कैंडिडेट जो चुने जाते हैं वो जनरली विधान परिषद वगैरह से लोग सिलेक्ट करते हैं, तो वो डायरेक्टली जनता नहीं करती, जनता के प्रतिनिधि करते हैं। ठीक है, उसे कहा जाता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन। ठीक है, उस समय राज्यों की जो विधानमंडलें काम कर रही थी, जो राज्यों में विधानसभाएं काम करती थी, उनके आधार पर उन्होंने ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन किया था। ठीक है, संविधान सभा के सदस्यों का। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे इसके आगे, थोड़ा बढ़ेंगे। एक बात ये जानेंगे कि संविधान सभा जो बनाई गई थी ये इसलिए इसमें कई सारी समितियां बनाई गई थी। ठीक है, संविधान के निर्माण के लिए देखो, एक अकेले संविधान सभा का करने में दिक्कत थी कि अकेले कैसे करती संविधान सभा। ठीक है, कुछ काम कुछ लोगों को बांट दिया संविधान सभा ने। ठीक है, तो जिनको भी बांटा गया एक समिति बना करके बांटा गया। समिति का मतलब है कि किस तरह की समितियां थी, छोटी समितियां थी, कुछ बड़ी समितियां थी। सबसे पहला काम तो हम देख लेते हैं कि बड़ी समितियां कौन कौन सी थी। ठीक है, एक समिति तो थी संचालन समिति। दूसरी भी एक समिति थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, एक समिति थी प्रक्रिया नियम समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, इसके अलावा तीसरी एक समिति थी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, इनकी अध्यक्षता में भी कई समितियां थी। ठीक है, उनको हम देखते हैं। एक थी संघ शक्ति समिति। ठीक है, संघ शक्ति समिति। और एक थी संघीय
संविधान समिति, संविधान समिति, ठीक है। और एक थी राज्यों के लिए समिति, राज्यों के लिए समिति, ठीक है। राज्यों के लिए समिति होने का मतलब है कि जो राज्यों के साथ समझौता कर सके, ऐसी समिति, ठीक है। इसके अलावा एक समिति थी मूल अधिकार, मूल अधिकार वाली बाद में मैं बोलता हूँ, पहले मैं बोलता हूँ कि ये संघीय संविधान समिति थी। दूसरी एक थी प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, ठीक है। इसके अलावा एक समिति थी जो अभी मैं लिखने जा रहा था, मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति, ठीक है। अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति, परामर्श समिति, ठीक है, परामर्श समिति। ये जो 7 समितियां हैं, ये बड़ी समितियां थी। इनके अलावा भी कुछ थी, जो भी समितियां, बहुत सारी समितियां थी, ठीक है। हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण जो है, जो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटीज यही हैं सभी, ठीक है। संचालन समिति, प्रक्रिया नियम समिति, इन दोनों ही समितियों की, प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति, दोनों के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है। इसके अलावा संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति और एक थी राज्यों के लिए समिति, ठीक है। तीनों समितियों के अध्यक्ष जो थे ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है, पीटी नेहरू, ठीक है, पीटी नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू किन 3 समितियों के अध्यक्ष थे, इसमें बड़ी वाली में से, ठीक है। ये 3 मुख्य थी, इसलिए मैं 3 का जो प्रमुख हैं उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, जिनके एग्जाम में पूछे जाने का बहुत ज़्यादा चांस है, ठीक है। तो संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? पीटी नेहरू। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पीटी नेहरू। राज्यों के लिए जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इसके बाद जब हम लोग आएंगे, ये देखो संघीय संविधान समिति है, यहाँ प्रांतीय संविधान समिति है, प्रांतीय मतलब राज्यों की के लिए जो संविधान समिति थी, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। अच्छा, ये जो मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति थी, इसके भी अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। आयरन मैन ऑफ इंडिया का मतलब है लौह पुरुष, भारत के लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। अभी समझना है कि ये जो मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति थी, इसको 2 उप समितियों में बांट दिया गया था, ठीक है। 2 उप समितियां, एक उप समिति थी, यहाँ मैं इसे ए से डिनोट करूंगा, ठीक है। एक उप समिति थी मूल अधिकार संबंधी उप समिति, या मूल अधिकार उप समिति में लिख दे, संबंधी उप समिति, ठीक है, संबंधी उप समिति, ठीक है। और एक थी अल्पसंख्यक, ये देखो इसी को ब्रेक करना है, एक तो मूल अधिकार और दूसरा है अल्पसंख्यक संबंधी समिति, ठीक है। तो अल्पसंख्यक संबंधी समिति, ठीक है, उप समिति। इन दोनों उप समितियों के जो अध्यक्ष थे, नहीं, एक के ये मूल अधिकार समिति वाले के थे जे.बी. कृपलानी, ठीक है, जे.बी. कृपलानी, ठीक है, जे.बी. कृपलानी। और अल्पसंख्यक संबंधी जो उप समिति थी, इसके अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी, ठीक है, एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी का पूरा नाम जो था, ये नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, हरेंद्र कुंवर मुखर्जी। हरेंद्र कुंवर मुखर्जी का मतलब क्या है? ये कुंवर COOMAR है, ठीक है, नाम में
जैसे कुछ लोग कुमार पढ़ते हैं इसको, ठीक है, और अपने कई देश में कई सारे लोग ऐसे हैं जो ज़्यादातर लोग कुमार जब लिखते हैं ना तो वो लोग लिखते हैं KUMAR, ठीक है, लेकिन इनके नाम में जो स्पेलिंग है वो COOMAR है, ठीक है, और यच का मतलब है हरेंद्र, ठीक है, हरेंद्र, हरेंद्र कुमार मुखर्जी, ठीक है। तो इसके ये इतनी समितियां जो थी ये बड़ी समितियां थी, महत्वपूर्ण समितियां थी, ठीक है। इसके बाद जो समितियां थी, छोटी कुछ समितियों के बारे में बता देता हूं मैं। तो जो छोटी समितियां थी वो पहली इसमें से कौन सी थी? पहली क्या, कई सारी समितियां थी, मैं पहले नंबर 1 पे लिख दे रहा हूं इसलिए पहले कह रहा हूं, ठीक है। तो उन समितियों में एक थी कार्य संचालन संबंधी समिति, ठीक है, कार्य संचालन संबंधी समिति, कार्य संचालन संबंधी समिति, ठीक है। दूसरी थी सदन समिति, सदन समिति, सदन समिति। एक थी राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति, तदर्थ समिति, ठीक है। ये सभी समितियां बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। इसके अलावा एक समिति थी संविधान सभा के कार्य से संबंधित, ठीक है, संविधान सभा के कार्य से संबंधित समिति थी, ठीक है, संविधान सभा के कार्य से संबंधित, संविधान सभा के कार्य संबंधी समिति, के कार्य संबंधी समिति। अब यहां पर समझना है कि इनके अध्यक्ष कौन कौन थे, ठीक है। इनके अध्यक्ष कौन कौन थे? पहले तो कार्य संचालन संबंधी समिति जो थी, ठीक है, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर KM मुंशी, ठीक है, डॉक्टर KM मुंशी, ठीक है, KM मुंशी। KM मुंशी का मतलब है कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी। कई जगहों पर कन्हैया लाल लिखा रहता है, कन्हैया लाल, ठीक है, कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी, ठीक है। इसके अलावा सदन समिति थी। सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति जो थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। इसके अलावा एक समिति थी संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति, ठीक है, संविधान सभा के कार्यों संबंधी जो समिति थी, इसके अध्यक्ष थे GB मावलांकर, ठीक है, GB मावलांकर, ठीक है। तो इतनी समितियों के बारे में अगर आप जानते हैं तो ये बहुत ही बेहतर होगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण समिति थी जो बड़ी समितियों में से थी, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वो समिति थी प्रारूप समिति, ठीक है, प्रारूप समिति। ये बड़ी समितियों में से थी प्रारूप समिति। ऐसा माना जाता है कि संविधान सभा की जो समितियां बनाई गई थी संविधान के निर्माण के लिए, उनमें सबसे महत्वपूर्ण समिति अगर कोई थी तो उसमें सबसे, ऐसे तो सारी की सारी महत्वपूर्ण ही थी, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समिति जो थी उसमें प्रारूप समिति को, उसे माना जाता है कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समिति जो थी वो प्रारूप समिति थी, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे प्रारूप समिति के बारे में, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि प्रारूप समिति जो बनी थी इसके बारे में, ठीक है। प्रारूप समिति एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट समिति थी, ठीक है, इसके बारे में एग्जामिनर्स बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। तो प्रारूप समिति का एक और नाम था पांडुलेखन समिति, ठीक है। तो यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ, इसे पांडुलेखन समिति भी कहते थे, पांडुलेखन समिति, ठीक है, पांडुलेखन समिति।
इसे ही कहा जाता था ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी इंग्लिश में इसे ही कहा जाता था ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। इसके अलावा इसकी जो स्थापना हुई थी, इसका जो गठन किया गया था प्रारूप समिति का, ये भी पूछा जा सकता है। ये 29 अगस्त को किया गया था, 29 अगस्त को, ठीक है। ये कब? 1947 में, ठीक है, 29 ऑफ अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था। इसमें सदस्य कितने थे? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कुल 7 सदस्य थे। तो पहले सदस्य का नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर BR अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, यही इसके अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अध्यक्ष जो थे, ये अध्यक्ष थे, अध्यक्ष। ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। दूसरा नाम जो था वो डॉक्टर KM मुंशी जी का था, डॉक्टर KM मुंशी, मुंशी, ठीक है, डॉक्टर KM मुंशी। KM मुंशी का मतलब है कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी। कन्हैया लाल कहीं कहीं लिखा रहता है, लेकिन इंग्लिश में मैंने इसकी स्पेलिंग देखी है, वो कन्हैया लाल करके है, ठीक है, कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी। तीसरा नाम था मोहम्मद सादुल्लाह जी का, मोहम्मद सादुल्लाह जी का, ठीक है। और चौथा नाम किसका था? तो चौथा नाम था अल्लादी कृष्णाचारी, अल्लादी कृष्णाचारी अयंगार का, नहीं अय्यर थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है। इसके अलावा एक नाम और था N गोपाला स्वामी अयंगार, N गोपाला स्वामी अयंगार, ठीक है, N गोपाला स्वामी अयंगार। इसके अलावा छठवां जो नाम था, छठवां नाम, या छठवें नाम पे एक बात समझना है, मैं नाम पहले लिख देता हूँ, N माधवराव जी का, ठीक है, N माधव राव। इसमें एक बात समझने की है, N माधवराव पहले इनको तुरंत जब प्रारूप समिति का गठन किया गया था तब इनका नाम नहीं था, तब यहाँ पर एक नाम दूसरा था, वो नाम था N माधवराव की जगह पर BL मित्र जी का, ठीक है, BL मित्र। ये जो BL मित्र जी थे, ठीक है, इनकी सेहत खराब चल रही थी, स्वास्थ्य खराब चल रहा था। तो स्वास्थ्य खराब चलने की वजह से इन्होंने इस कमेटी से त्यागपत्र दे दिया था, ठीक है। तो त्यागपत्र देने के चक्कर में अब इनके स्थान पर किसको रखा जाता? तो इनके स्थान पर N माधवराव जी को रखा गया, ठीक है। इन्होंने त्यागपत्र दिया था, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ त्यागपत्र, ठीक है। इसके अलावा सातवां जो कैंडिडेट थे, सातवें सदस्य जो थे, सातवें मेंबर, 7th मेंबर, ठीक है, ये कौन थे? TT कृष्णामाचारी, TT कृष्णामाचारी, TT कृष्णामा स्वामी, अरे सॉरी, यहाँ पर ये कृष्णा स्वामी थे, यहाँ गलती हुई है थोड़ा, कृष्णा स्वामी, और यहाँ पर ये जो कृष्णामाचारी थे, कृष्णामाचारी, ठीक है, TT कृष्णामाचारी। ये जो TT कृष्णामाचारी थे, ये भी जब प्रारूप समिति बनी थी तब नहीं थे, ठीक है। उस समय क्या हुआ था? उस समय एक दूसरे मेंबर थे, उनका नाम था DP खेतान, उनका नाम था DP खेतान। अभी जो DP खेतान जी थे, इनका 1948 में डेथ हो गई थी, इनकी 1948 में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है, डेथ हो गई थी। तो इनके स्थान पर TT कृष्णामाचारी जी को रखा गया, ठीक है। ये 7 सदस्य थे उसमें। इनमें सबसे पहली बात है, और सारे कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। एक अकेले मोहम्मद सादुल्लाह जी थे जो मुस्लिम लीग से थे, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें से केवल एक मुस्लिम लीग से कौन थे, ठीक है, केवल एक मेंबर। तो वो मुस्लिम लीग से जो थे वो थे मोहम्मद सादुल्लाह, मुस्लिम लीग, ठीक है,
मुस्लिम लीग से जो थे वो मोहम्मद सादुल्लाह जी थे। ठीक है, अभी हाल ही में पेपर में एक क्वेश्चन आया था कि इनमें कांग्रेस से केवल एक कौन थे, ठीक है, केवल एक सदस्य कौन थे जो कांग्रेस से थे। ठीक है, उसका जवाब था डॉक्टर के एम मुंशी। ठीक है, डॉक्टर के एम मुंशी। ठीक है, डॉक्टर के एम मुंशी। एक बात समझना है कि ये मोहम्मद सादुल्लाह के अलावा जो 6 मेंबर थे, ये 6 के 6 मेंबर कांग्रेस से ही थे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में मैंने बोला अभी तुरंत बोला मैंने कि के एम मुंशी को कांग्रेस में अगर पूछा जाए कांग्रेस के एकमात्र सदस्य थे तो आप के एम मुंशी बताओगे, फिर क्यों? ठीक है, और जो लोग थे ये कांग्रेस के साथ तो थे लेकिन बेसिकली कांग्रेस से नहीं थे। ठीक है, तो बेसिकली कांग्रेस से कौन था? वो के एम मुंशी जी थे, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। ठीक है, तो एक बात और पूछी जाती है इसमें, एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहाँ से निर्वाचित हुए थे। ठीक है, कहाँ से ये निर्वाचित होकर के आए थे? तो सबसे पहली बात ये यहाँ से समझना है कि ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ये सबसे पहले बम्बई से लड़े। ठीक है, बम्बई से ये लड़े लेकिन वहाँ से हार गए। ठीक है, उसके बाद फिर ये जब वहाँ से हार गए तो इन्हें मुस्लिम लीग के लोगों ने आकर के इनसे मिले, लोग मुस्लिम लीग के लोग, और उन्होंने इनको समझाया कि आप बंगाल से लड़िए, हम आपका साथ देंगे, वहाँ से आप लड़ेंगे तो आप यहाँ पे जीत कर आएंगे। ठीक है, तो ये बम्बई छोड़कर बंगाल चले गए। बंगाल से इन्होंने लड़ा और जीत गए और फिर ये संविधान सभा के सदस्य बने। ठीक है, फिर क्या हुआ कि जब कुछ ही दिनों के बाद 1947 में जब विभाजन की बात होने लगी, लॉर्ड माउंटबेटन योजना आई। ठीक है, तो ये हो गया कि देश का विभाजन होगा तो बंगाल और इंडिया में। ठीक है, नहीं, बंगाल का कुछ पार्ट पूर्वी पाकिस्तान में डाल दिया गया, मतलब पाकिस्तान पूरा काफ़ी बड़ा पाकिस्तान था, थोड़ा पाकिस्तान उधर था, इंडिया के एक तरफ था और एक तरफ दूसरी तरफ एक पूरब एक पश्चिम ऐसे था। तो जो बंगाल से कटा हुआ भाग था उसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। अभी इस समय उसे बांग्लादेश कहा जाता था, वो अब अलग ही देश बन गया है। ठीक है, पाकिस्तान से अलग बन गया है। ठीक है, ये जो पूर्वी पाकिस्तान था, जब बंटवारा हुआ तो पूर्वी पाकिस्तान दूसरे देश में चला गया। अभी क्या करते, ये तो बंगाल वहीं से उसी क्षेत्र से लड़े थे भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, फिर क्या हुआ कि भीमराव अंबेडकर को फिर ये हुआ कि संविधान सभा में इनको फिर लेकर के आना ही था। BN राव जी जो थे वो चाहते थे कि हर हाल में ये आए, क्योंकि इनको जानकारी बहुत थी, इसलिए वो चाहते थे कि ये जरूर रहे। तो फिर इनको दोबारा इनका निर्वाचन हुआ, वो बम्बई से किया गया। ठीक है, बम्बई से एक सदस्य थे संविधान सभा में, जयकर जी। ठीक है, जयकर जी ने अपना पद छोड़ दिया, उन्हीं के पद पर इनका निर्वाचन हुआ था। ठीक है, बम्बई से। तो आप लोग अब समझ पा रहे होंगे कि अगर पूछा जाए कि इनका निर्वाचन कहाँ से हुआ था तो आप कहाँ पे टिक लगाएंगे? देखो, बम्बई से ही टिक लगाएंगे आप। क्यों? यहाँ जब शुरू में बम्बई से लड़े थे तब तो ये हार गए थे, तो इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन जब बंगाल से लड़े थे जीते थे, लेकिन क्या हुआ, ये जो बंगाल का एरिया था वो पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, तो हमारे देश में रह ही नहीं गया, है ना। तो ज़्यादा चांस है कि उसमें सही जो टिक लगाया जाएगा, ज़्यादा चांस क्या, सही टिक इसी पर लगाया जाएगा, बम्बई पर ही। ठीक है, लेकिन संभावना है कि ऑप्शन में बम्बई हो ही ना और बंगाल हो, तो आप समझ जाना कि वहाँ पर जो एग्जामिनर है वो बंगाल पूछना चाह रहा है, आप बंगाल पर टिक लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग चलेंगे, ये समिति के बारे में मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त जानकारी है, इसके बाद आगे चलेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बारे में। ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ठीक है, इसमें एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि पहले तो हम देखते हैं कि 4 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, वो 4 डेट कौन कौन सी है? सबसे पहली डेट जो है वो है 20 फरवरी। ठीक है, 1947। दूसरी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है वो कौन सी है? 30 जून
1947, ठीक है। इसके बाद तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट डेट है वो कौन सी है, 4 जुलाई 1947। चौथी जो सबसे इम्पॉर्टेंट डेट है वो है 18 जुलाई 1947, ठीक है। ये 4 डेट आपको याद रखना पड़ेगा। देखो ये फैक्चुअल नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जनरली हम लोग जो पेपर अभी बन रहे हैं, जिस तरह से उनका पैटर्न है, उसमें अगर हम लोग देखें तो ज़्यादातर क्वेश्चन फैक्चुअल आ रहे हैं, ठीक है। तो हमें एक बातें पता होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। देखो एक बार में पूरा वीडियो आपको याद नहीं हो जाएगा, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके ये सभी चीज़ों को लिखते रहें, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर देना भाइयों, ठीक है। साथ ही साथ ध्यान रखना है कि कई बार आप देखें ताकि ये सारी की सारी डेट आपको इनमें क्या क्या काम हुए वो चीज़ें याद हो जाएं, ठीक है। 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे उस समय के, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर, तत्कालीन का मतलब उस समय के प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। वो कौन थे, क्लीमेंट एटली थे, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट एटली, ठीक है। क्लीमेंट एटली जो थे, इनका पूरा नाम जो था क्लीमेंट रिचर्ड एटली था, ठीक है, क्लीमेंट रिचर्ड एटली। इन्होंने 20 फरवरी 1947 को इंडिया की आज़ादी की घोषणा कर दी थी, ठीक है। तो कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ घोषणा, ठीक है। घोषणा कब की गई, 20 फरवरी 1947 को, ठीक है। इंडिया के इंडिपेंडेंस की घोषणा किसने की थी, तो तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर, ब्रिटेन के जो तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर थे उस समय के, वो क्लीमेंट एटली थे, उन्होंने ही इसकी घोषणा की थी, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी डेट है 30 जून 1947, ठीक है। 30 जून 1947 को हम लोगों को इसलिए याद करना है क्योंकि 30 जून 1947 को ब्रिटिश शासन का अंत हुआ था इंडिया में, ठीक है। हमारे देश इंडिया में ब्रिटिश शासन का अंत हुआ था, ब्रिटिश शासन का अंत, ठीक है, ब्रिटिश शासन का अंत, ठीक है। इसके बाद 4 जुलाई 1947 को क्या हुआ था, 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की संसद में, ठीक है, ब्रिटेन की संसद में ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है इसे प्रस्तुत किया गया था, ठीक है, प्रस्तुत किया गया था। यहाँ मैं केवल प्रस्तुत लिख दे रहा हूँ, यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ ब्रिटेन की संसद में, ठीक है, ब्रिटेन की संसद में, ब्रिटेन की संसद में, ब्रिटेन की संसद में ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 कब पेश किया गया, 4 जुलाई 1947 को, ठीक है। उसी के 14 दिन बाद, 18 जुलाई 1947 को, 14 दिन बाद, ठीक है, 18 जुलाई 1937 को इससे पास कर दिया गया, ठीक है, मतलब पारित किया गया, ठीक है। ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को पारित कर दिया गया, ठीक है। तो हमें ये 4 डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, ठीक है। एक बात और समझना है, ये जो 4 जुलाई को ये प्रस्तुत किया गया था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में ब्रिटेन की संसद में, ये प्रस्तुत जो किया गया था ये किस आधार पर प्रस्तुत किया गया था, ये बात ध्यान रखना है, किस योजना के आधार पर, ठीक है। वह योजना थी लॉर्ड माउंटबेटन योजना, ठीक है, उसे कहा जाता है माउंटबेटन योजना, ठीक है, माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना, ठीक है। ये माउंटबेटन योजना कब आई थी, ये भी 1947 में ही आई थी, ठीक है। अच्छा, माउंटबेटन योजना ठीक है, ठीक है, 1947 में एक योजना आई थी जो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे को लेकर के थी, विभाजन के लिए को लेकर के, ठीक है। ये उस समय के जो इंडिया के वायसराय थे, सबसे अंतिम वायसराय भी इन्हीं कहा जाता है, ये लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है। ये लॉर्ड माउंटबेटन ने ही एक योजना बनाई थी भारत और पाकिस्तान के विभाजन को लेकर के, ठीक है। उसी योजना को बाद में ये नाम दे दिया गया था माउंटबेटन योजना, ठीक है। तो इसी माउंटबेटन योजना के आधार पर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को पेश किया गया था ब्रिटेन की संसद में, ठीक है। इसके बाद इसमें 3 और महत्वपूर्ण बातें हैं, इसकी वजह से जो ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था, इसकी वजह से 3 परिवर्तन किए गए थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। देखो परिवर्तन तो कई बातें थी उसमें, ठीक है, 3 बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन थे जिनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, ठीक है।
तो वो 3 परिवर्तन कौन कौन से थे? एक परिवर्तन तो था कि मैं यहां कर देता हूं, ठीक है, एक परिवर्तन तो था कि संविधान सभा जो है, ठीक है, संविधान सभा, ये जो संविधान सभा थी इसको लेकर के इसको कई लोग कहते थे कि संप्रभु नहीं है, ठीक है, ये संप्रभु निकाय नहीं है। तो इसमें ये घोषणा की गई थी कि इसमें ये परिवर्तन किया गया था कि संविधान सभा जो है ये संप्रभु निकाय है, ठीक है, संप्रभु निकाय है, संप्रभु निकाय, ठीक है। अच्छा, ये जानना भी जरूरी है संप्रभु निकाय क्या होता है, ठीक है। संप्रभु निकाय होता है कि एक ऐसा निकाय जो स्वयं अपने आप में उसका प्रभु हो, प्रभु मतलब स्वयं, संप्रभु का मतलब स्वयं प्रभु, ठीक है, अपने आप प्रभु होने का मतलब अपने हिसाब से ही सारे कानून वगैरह जो भी बनाए, जो भी संविधान का निर्माण करे वो अपने हिसाब से करें, ठीक है, जो भी करना चाहे अपने हिसाब से वो व्यवस्थित ढंग से करे, ठीक है, तो उसे कहा जाता है संप्रभु निकाय। तो एक चेंज तो ये हुआ था कि संविधान सभा को संप्रभु निकाय घोषित किया गया था, ठीक है। दूसरा चेंज जो हुआ था वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण था कि संविधान सभा जो होगी वो विधायिका बन गई इसमें, ठीक है, इसे विधायिका बना दिया गया, विधायिका, ठीक है। और इस विधायिका के 2 मुख्य कार्य बताए गए थे, 2 मुख्य कार्य, ठीक है। एक कार्य था संविधान का निर्माण, ठीक है, एक कार्य था संविधान का निर्माण, संविधान का निर्माण, ठीक है, एक कार्य था संविधान का निर्माण और दूसरा कार्य था विधि का निर्माण, विधि मतलब कानून का निर्माण, ठीक है, विधि का निर्माण। कौन कौन सा कार्य था? एक तो संविधान का निर्माण और दूसरा कार्य था विधि का निर्माण, ठीक है। एक चेंज और हुआ था, ठीक है, जब इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन हो गया, ठीक है, तो जो मुस्लिम लीग थी, ठीक है, वो हट गई। तो संविधान सभा में जो सदस्य होंगे वो सदस्य कितने होंगे, ठीक है, तब वहाँ पर एक निर्णय लिया गया कि अब 299 सीट होंगी संविधान सभा में, ठीक है। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 की जो महत्वपूर्ण बातें थी वो आप लोगों ने देख लिया है। ये 3 प्रकार के परिवर्तन हुए थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे, ठीक है। यहाँ एक बात मैंने बताया भी तुम लोगों को कि जो लॉर्ड माउंटबेटन योजना आई थी, मैंने उसका डेट नहीं बताई शायद, ठीक है, 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आई थी, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना, 3 जून 1947, ठीक है। दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करना पड़ेगा, ठीक है, अगला पार्ट जल्द ही आएगा, ठीक है। अभी तक का जो भी है इस पार्ट में इसको और पिछले वीडियो को जरूर आप देखें, ठीक है। संविधान सभा के बारे में बहुत जानकारी आपको मिल सकती है यहाँ से, ठीक है। और सारे के सारे वही क्वेश्चन इन वीडियोज़ में डाले गए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो उसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी करें और वीडियो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।